सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो लगभग 5000 साल पहले अपने चरम पर थी और फिर मानो हवा में ही गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों में करीब 18 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली हुई थी। अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दे तो भी ये उनसे बड़ी थी। ये दुनिया के सबसे शुरुआती और सबसे एडवांस्ड शहरी केंद्रों में से एक थी। और दर्शकों तक इसके अंत की हमें एक बहुत ही सीधी साधी कहानी बताई गई। कहानी ये थी कि घोड़ों पर सवार योद्धाओं की एक सेना, जिन्हें आर्य कहा जाता था, उत्तर से आई और इन शानदार शहरों को तबाह कर दिया। ये एक सरल नाटकीय अंत था जिसने, ऐसा लगता था, सब कुछ समझा दिया। हाल के वैज्ञानिक सबूत उस पुरानी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो क्या हो अगर वो पूरी की पूरी कहानी ही गलत हो? चलिए आज एक जासूस की तरह सबूतों की फिर से जांच करते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो इस सभ्यता के पतन के रहस्य को सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता आखिर थी कितनी असाधारण, कितनी बेमिसाल। हड़प्पा के लोग अपने समय से वाकई बहुत आगे थे। वे सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, बल्कि ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के साथ सुनियोजित महानगरों का निर्माण कर रहे थे। ये सब एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड समाज की ओर इशारा करता है और उनकी लिखावट, वो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो जरा कल्पना कीजिए कि आज से करीब 4000 साल पहले इन शहरों में से किसी एक में घूमना कैसा रहा होगा। ये कमाल की बात है, ज्यादातर प्राचीन शहरों के विपरीत, जो समय के साथ बेतरतीब ढंग से बसते चले गए, हड़प्पा के शहरों को बाकायदा एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया गया था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, शहर को करीने से ब्लॉक्स में बांटती थीं। ये कुछ आज के मॉडर्न सिटी प्लानिंग जैसा ही है। और ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। हर घर का अपना बाथरूम था और वो एक अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम से जुड़ा था। उन्होंने पब्लिक हेल्थ को इतनी प्राथमिकता दी, एक ऐसा विचार जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद तक नहीं आया। इससे उनकी इंजीनियरिंग का कमाल और मुश्किल हालात में ढलने की क्षमता पता चलती है। धोलावीरा में, जहां पानी की बहुत कमी थी, उन्होंने पानी जमा करने और मैनेज करने का एक जटिल सिस्टम बना डाला। उन्होंने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ काम करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। और ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। हड़प्पा वासी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे। मेसोपोटामिया के पुराने ग्रंथों में मेलुहा के जहाजों का जिक्र है और ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये मेलुहा सिंधु घाटी का ही इलाका था। वे लग्जरी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का साफ संकेत है। ठीक है, तो अब उस पुरानी कहानी पर वापस आते हैं। आक्रमण की कहानी। क्या सबूत सच में इस कहानी का समर्थन करते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। दशकों तक ऋग्वेद के ऐसे श्लोकों को आर्य आक्रमण का सबूत माना जाता रहा। इंद्र को हमलावर योद्धाओं का देवता और उनके द्वारा तोड़े गए किलों को हड़प्पा के शहर माना गया। ये एक जबरदस्त कहानी थी, पर सवाल ये है कि क्या जमीन के नीचे मिले सबूत भी यही कहानी कहते हैं? यहाँ कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई बड़ा हमला हुआ होता तो उसके सबूत मिलते, जले हुए शहर, हथियारों के ढेर, सैनिकों के कवच। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो करीब 37 कंकाल मिले भी वो एक ही समय के नहीं थे और पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, जो किसी एक बड़ी लड़ाई के बजाय अलग अलग समय पर हुई घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। और हाल ही में जेनेटिक साइंस ने इस बहस में एक नया और बहुत मजबूत सबूत पेश किया है। राखीगढ़ी, जो सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है, वहां मिले एक कंकाल ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया है। देखिए, इस हड़प्पा वासी के डीएनए में मध्य एशिया से आए किसी बड़े जेनेटिक ग्रुप का कोई सबूत नहीं मिला, जिसे आक्रमण का स्रोत माना जाता था। इसके बजाय डीएनए उसी क्षेत्र में लंबे समय से रह रही आबादी की निरंतरता को दिखाता है, जिनका आज के दक्षिण भारतीयों से गहरा जेनेटिक संबंध है। तो अगर कोई आक्रमण नहीं हुआ तो फिर इन महान शहरों का अंत क्यों हुआ? जब पुराने जवाब गलत साबित हो गए तो वैज्ञानिकों ने नए सुरागों की तलाश शुरू की।
और अब वो एक बहुत अलग और कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये कोई एक रात में हुई तबाही नहीं थी। ये एक धीमी, सदियों तक चली प्रक्रिया थी, जो कई वजहों से हुई। मॉनसून, जो उनकी खेती का आधार था, कमजोर पड़ने लगा। उनके इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स भी मुश्किल में आ गए। ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का एक सिलसिला था। तो अब नई थियोरी ये है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी और पर्यावरणीय दबावों के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन ने उस नींव को ही हिला दिया जिस पर उनकी पूरी दुनिया टिकी थी। और इस तनाव का सबूत हमें सीधे लोगों की हड्डियों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे सभ्यता का पतन हुआ, आबादी में बीमारियों की दरें बहुत तेजी से बढ़ गईं। ये एक ऐसे समाज का संकेत है जो गहरे जैविक तनाव से गुजर रहा था। बीमारी के साथ साथ हमें हिंसा में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समाज पर दबाव बढ़ा, अंदरूनी झगड़े भी बढ़े। ये एक दुखद लेकिन जाना पहचाना पैटर्न है। जब संसाधन कम हो जाते हैं तो अक्सर सबसे कमजोर लोगों को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन से क्या सीख सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ये एक सभ्यता का अंत नहीं था, बल्कि एक बदलाव था। लोग मरे नहीं, वे वहां से चले गए, छोटे गांवों में बस गए और अपने जीने का तरीका बदल दिया। हड़प्पा की विरासत बाद की भारतीय संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में जीवित रही। ये आज के लिए एक बहुत शक्तिशाली सबक है। सच्चाई अक्सर सरल, नाटकीय कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। हड़प्पा का पतन किसी एक विलन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन जटिल, आपस में जुड़े सिस्टम्स के टूटने के कारण हुआ, जिन्होंने उनके समाज को बनाए रखा था। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, एक बदलता हुआ मौसम, घटते हुए संसाधन, सामाजिक तनाव, वे आज भी डरावने रूप से हमारे सामने मौजूद हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, वो नाजुक हो सकती है। सवाल ये है कि क्या हम उनके अनुभव से कुछ सीखेंगे?